देखिए, सर्वप्रथम तो आप सब प्रेस के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग आज इस छोटे से निमंत्रण पे आप पधारे, समय निकाला। आज जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है उसको लेकर मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। कानून व्यवस्था की जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार की स्थिति है। रोज़ाना चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, सरेआम गोलीबारी, ये आम बात हो चुकी है। रोड एक्सीडेंट की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो सरकार कहती थी कि हम जो है ब्लैक स्पॉट चिन्हित करेंगे और एक्सीडेंट की जो दर है उसको कम करेंगे, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे और रोज़ाना बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं जिसमें परिवार के परिवार काल के मुंह में समाते जा रहे हैं। इसी प्रकार से बात करें रिफाइनरी का जो मामला है, आप सब लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी हमारी चेयरपर्सन थी, उनके हाथों रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ। उसके बाद जब राज बदला, क्योंकि दोनों ही जगह राज बदल गया, 5 साल तक उस काम को रोके रखा। उसके बाद वापस जब हमारी गवर्नमेंट आई राजस्थान के अंदर, तो हमने इस काम को वापस शुरू किया और जो लागत थी इसकी 37,000 करोड़, वो बढ़ के अब लगभग 80,000 करोड़ हो गई। लोगों को जो रोज़गार मिलना था, 1 लाख युवाओं को तो प्रत्यक्ष रूप से मिलता और कई लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से मिलता। 26% की हमारी हिस्सेदारी थी, उसका राजस्व जो आता उससे राजस्थान को बहुत मजबूती मिलती, लेकिन ये सब नहीं हो पाया। काम डिले हुआ। मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर घोषणा की कि हम इसको 15 अगस्त को रिफाइनरी को शुरू करेंगे, लेकिन 15 अगस्त गई, 26 जनवरी गई, अब वापस 15 अगस्त पे भी मैं नहीं समझता कि ये हो पाएगा। ब्लंडर ये रहा कि एक दिन पहले इसके अंदर आग लग गई, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। विश्व के इतिहास में, विश्व की कह रहा हूँ मैं, पहली ऐसी रिफाइनरी है जिसके ऑपरेशन के समय ही जो है उसमें आग लग गई। आज तक कहीं नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा ही अत्यंत ज्वलनशील जो है पदार्थ का इसके अंदर मामला रहता है। तो पहली जो प्राथमिकता यही रहती है कि आग नहीं लगे, और नई रिफाइनरी में आग लग रही है। मुख्यमंत्री जी कई दिनों से दौरे कर रहे थे, आज आग लग गई तो आप कांग्रेस पे उंगली उठाने लग गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल से आपकी सरकार है और 12 साल से मोदी जी वहाँ बैठे हैं दिल्ली के अंदर, डबल इंजन सरकार है, तो हमारी कमी थी, गड़बड़ी थी, तो आप उसको उजागर करते। आप अब तक क्या कर रहे थे? आप आग लगने का इंतजार कर रहे थे क्या? और इनके मंत्री जो कानून मंत्री हैं जोगाराम जी, वो तो कह रहे हैं भगवान को मंजूर नहीं था कि हम इसका वो करें। तो अब ये तो समझ ही जाओ, जब भगवान को मंजूर नहीं है तो फिर आप क्यों ये पंगे ले रहे हो? भगवान नहीं चाहते कि आप जो काम कर रहे हो सही कर रहे हो वो हो, तो ये मोहर तो भगवान ने ही लगा दिए, तो आप खुद ही मान रहे हो। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो महिला रिजर्वेशन को लेकर मैं कहना चाहूँगा। कांग्रेस पहले महिला रिजर्वेशन लेकर आई, सबसे पहले लेके आई, इसकी सोच कांग्रेस की थी। बीजेपी ने अपोज किया, बीजेपी ने कभी साथ नहीं दिया। हम 2-3 बार, जितनी बार भी हम लेके आए, इन लोगों ने कभी साथ नहीं दिया, हमेशा ये लोग विरोध में रहे। अब जब ये लोग लेके आए इस बिल को, तो हमने समर्थन किया, और हमने ही नहीं, पूरी लोकसभा राज्यसभा में सभी पार्टियों ने समर्थन किया और सर्वसम्मति से बिल 2023 के अंदर पास हो गया। बिल पास हो गया। अचानक 3 साल बाद मोदी जी जगते हैं, जब बंगाल और तमिलनाडु के अंदर चुनाव चल रहे हैं। चलते चुनाव के अंदर एक अमेंडमेंट लेके आते हैं। अमेंडमेंट किस बिल का लेके आते हैं? जो बिल पहले आप लेके आ चुके, वो बिल लागू ही नहीं हुआ था। रात को 11 बजे 16 तारीख को उस बिल को लागू करते हैं। 17 तारीख को ये अमेंडमेंट आता है, 16 की रात को उसको लागू करते हैं, और क्या कहते हैं कि अब हम जो है सीटें इसको 850 करेंगे, और पुरानी जो जनगणना है उसके आधार पे हम रिजर्वेशन देंगे,
और महिलाओं को आरक्षण देंगे। जबकि जो पुराना बिल है जो 16 अप्रैल को लागू हो गया, आज के समय में महिला रिजर्वेशन बिल लागू है हिंदुस्तान के अंदर। ये बीजेपी वाले किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बिल जब पारित हुआ उसमें ये तय किया गया था कि पहले जनगणना होगी जो 26 से शुरू हो चुकी है और 27 में उसको कंप्लीट होना है, और उसके बाद परिसीमन होगा, और परिसीमन के बाद में महिला रिजर्वेशन लागू करेंगे। अब परिसीमन के अंदर सीट बढ़ाने का पेच लेके आ गए और जनगणना 27 की जगह वापस चले गए 2011 के अंदर। सीधा जो 11 का और 27 का जो मुख्य इशू है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 11 के रिजर्वेशन में और अब जो 11 की जो जनगणना है और अब की जो जनगणना है उसमें आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि एससी का और एसटी का दोनों का जो जनसंख्या है वो बढ़ी है, तो इनका रिजर्वेशन बढ़ेगा। एक तो बीजेपी ये नहीं देना चाहती। एक ओबीसी की जनगणना होगी, इन्होंने खुद घोषणा कर दी, तो ओबीसी का रिजर्वेशन भी अब 27 से देना पड़ेगा। तो 11 में था नहीं, तो वो उससे बचना चाहते हैं। तो सीधा जो एससी एसटी ओबीसी, एक तो तीनों वर्गों से धोखा कर रहे हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि परिसीमन में सीटें बढ़ाने का जो मापदंड लेके आए हैं, क्योंकि अभी भी आपने परिसीमन देखा होगा, नगर पालिका का देखा होगा, नगर परिषद का देखा होगा, नगर निगम का देखा होगा, जिला परिषद पंचायत समितियों का देखा होगा, वार्डों का देखा होगा। एक वार्ड जो है 400 वोट का है तो एक 1400 वोट का है। एक जिला परिषद का वार्ड 4000 वोट का है, दूसरा 40,000 वोट का है। यानी कि क्या तानाशाही मचा रखी। तो ऐसा ही ये लोकसभा और विधानसभा में करना चाहते हैं, ये इनकी मंशा है और इसलिए कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस कोई महिला विरोधी नहीं है, ये लोग महिला विरोधी हैं। प्रसन्न रेवन्ना जैसा व्यक्ति 3-3 हज़ार जिसकी वीडियो वायरल हुई हो, वो मोदी जी उसका प्रचार कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर जैसा विधायक जो एक बच्ची का बलात्कार करता है और उसके परिवार के लोगों का मर्डर करता है, जो उसमें गवाह हैं उनका मर्डर करता है, उस पर कुछ नहीं करते हैं। बीजेपी के सांसद जिस पे महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। जो रेप के आरोपी बंद थे उनको छुड़ाने का काम करते हैं। ये कुछ मुंह से जो है महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये लोग तो कभी महिलाओं के पक्ष में ही नहीं रहे। अभी वहाँ महिलाओं की बात करें तो ममता दीदी के पीछे लगे हुए हैं। 15 दिन से अमित शाह और ईडी वहीं है। तो ये हालत जो चल रही है, ये मैं समझता हूँ बहुत गंभीर है। इस विषय को यहाँ की जनता के सामने हम लेके आए हैं। साथ के साथ मैं यहाँ भी बात करना चाहूँगा, यहाँ जिस प्रकार का नगर परिषद में घोटालों का खेल चल रहा है, नगर परिषद की ज़मीन है जो जिसका खसरा नंबर है 1300 और 1298, यानी अधिकारियों ने मिलकर पट्टे बना दिए और पट्टे बेच खाए, कोई कार्रवाई नहीं। छोटी मोटी कार्रवाई करके और बचाना चाहते हैं। कौन राजनीतिक लोग हैं, किनका उनको संरक्षण है, मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ का प्रशासन जवाब दे, यहाँ की सरकार जवाब दे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ जो पुराना चुंगी नाका के पास जो सार्वजनिक संपत्ति थी, उसको भी जो है किसी व्यापारी को दे दिया, उसको लाभ पहुँचाने का काम किया है, उन पे क्या कार्रवाई किया आपने, वो मैं पूछना चाहता हूँ। इसी प्रकार से जो है लालवेरा की भूमि पे भी अवैध कब्जे और गैरकानूनी तरीके से उसको बेचा जा रहा है, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। प्रशासन जवाब दे। तो ये सरकार है या प्रॉपर्टी डीलर है? एक राम झरोखा जो कि ज़मीन का जो मामला है, आप सब लोगों की नॉलेज में होगा। विधानसभा के अंदर कानून मंत्री जवाब देते हैं कि जो मंदिर माफी की ज़मीन है वो किसी को नहीं हो सकती है,
उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, कोई उसको ले नहीं सकता है, उसका खरीद बेचान नहीं होगा, किसी को दे नहीं सकते, अलॉट नहीं कर सकते, उसको कर रहे हैं। तो क्या मजाक बना रखा है? कोई कानून व्यवस्था नियम कुछ है नहीं क्या? तो इन लोगों ने तय कर रखा है कि हमें नियम कानून की पालना नहीं करनी है, उसको फॉलो नहीं करना है। आज पंचायती राज के चुनाव हैं, आप देखिए 73वां और 74वां संशोधन होने के बाद में ये तय हो गया कि नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव जो है 5 साल के अंदर होंगे, 6 महीने के अंदर उपचुनाव होंगे। मैं पहला क्वेश्चन तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, भरतपुर के जो वहाँ विधायक हैं अभी जगत सिंह जी, वो पहले जिला प्रमुख थे, 2.5 साल से जिला प्रमुख का पद खाली है, आप क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि वहाँ कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा, मुख्यमंत्री पे उंगली उठेगी। प्रदेश में चुनाव क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि 2.5 साल तक जो मुख्यमंत्री जी दिल्ली चक्कर लगा कर अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं, वो 1 मिनट में चली जाएगी। इनकी आईबी की रिपोर्ट कह रही है कि नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर ये लोग चुनाव हारेंगे, तो ये चुनाव हारेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुनाव नहीं करा रहे। यानी सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला। आज पंचायती राज दिवस है, यह हमारा सौभाग्य है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर के अंदर पंचायती राज की शुरुआत की थी। ये तीसरी लेयर शुरू की थी कि जनता का जो है राज के अंदर हिस्सा रहे, पंच, सरपंच, डायरेक्टर, प्रधान, पार्षद, जिला प्रमुख, एक ऐसा उन्होंने सेटअप तैयार किया कि लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। सरकारी जो पैसा है उसका निर्धारण है, जो नीचे के लोग हैं वो करें, खुद के लोग करें, ऊपर से योजनाएं बन के नहीं आए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अभी मनरेगा चल रहा है, अब ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि हम तो इसको बीवी जी राम जी कर दिया है। कैसे कर दिया है भाई? भगवान श्री राम तो पहले गरीबों के हैं, आप तो पहला ही डाका गरीबों पे डाल रहे हो। मनरेगा का आपने भुगतान कब से किया है? दिसंबर से आप जो है मनरेगा के मजदूरों का भुगतान नहीं कर रहे हो, नए फार्म नहीं भरवा रहे हो, मजदूरों की संख्या जो घट के 10-15% पे रह गई है। आप तो वादा कर रहे हो 125 दिन का रोजगार देने का, तो कहाँ गई आपकी बातें? यानी मजदूर के तो हक की बात मत करो। मजदूरों की मजदूरी फैक्ट्री वाले नहीं बढ़ा रहे हैं, वो न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कर रहे हैं, उन पे लाठियां बांधी जा रही हैं, उन पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और न्यूनतम मजदूरी को नहीं बढ़ाया जा रहा है। जबकि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के नियम बने हुए हैं, मानक तय हैं। ओवरऑल जो महंगाई बढ़ती है उस आधार पे न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ती है। तो अधिकारियों की, कर्मचारियों का, किसी का डीए बढ़ रहा है, किसी का कुछ बढ़ रहा है, नेताओं की बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं बढ़ रही भाई? उन गरीबों ने क्या बिगाड़ा है आपका? मजदूरों ने क्या बिगाड़ा है? उन पे ऐसे ऐसे मुकदमे लगा रहे हैं कि वो आंदोलन नहीं कर सके। तो ये जो सरकार है, जो इसका पूरा जो सिस्टम है, ये मजदूरों के खिलाफ चल रहा है। एक रैकेट बना हुआ है पूरा, जो कि उद्योगपतियों को फायदा देना है और गरीब का खून चूसना है। यही वो लोग चाहते हैं। यही बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता था। और कोई आपकी कोई बात हो तो अपन अलग से। विपक्ष किसी भी मायने में कोई कमज़ोर नहीं है। विपक्ष जो आवाज़ उठाता है, विपक्ष जो क्वेश्चन उठाता है, सरकार जवाब नहीं देती है। सरकार के मंत्री वहाँ तैयारी करके नहीं जाते हैं। विधानसभा के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि विपक्ष क्वेश्चन पूछ रहा है और मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, डर रहे हैं, और स्पीकर उनको बचाते हैं, और सरकार लगी रहती है मैनेजमेंट में कि अखबार में हमारी बुराई नहीं छपे, टीवी पे हमारी बुराई नहीं चल जाए। यूट्यूब से जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो पहले उसको आप स्क्रॉल करके पीछे से भी देख सकते थे, अब वो सब बंद कर दिया है। पहले जो मंत्री विधानसभा में आश्वासन देते थे वो सब ऑनलाइन रहता था, रिकॉर्ड पे रहता था, अब वो सब हटा दिया है। आप नहीं देख सकते किस मंत्री ने क्या आश्वासन दिया है। मंत्री वहाँ आश्वासन देते हैं, काम पूरे नहीं होते हैं। ये हालत है। विपक्ष का काम जनता की आवाज़ को उठाना है, निडर और निर्भीक तरीके से उठाना है। वो हम उठा रहे हैं, हर जगह जाके बात कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर सरकार की ये जवाबदेही
होनी चाहिए। विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है तो उसका जवाब दें, विपक्ष गलत उठा रहा है तो वो भी जनता को बताएं, और सही उठा रहा है तो उसका उपाय करें। सर, आप कह रहे हैं विपक्ष कमजोर नहीं है, तो कांग्रेस ने ऐसे कितने बड़े प्रदर्शन किए पिछले 2.5 साल में जो आप गिना सकते हैं? कहाँ नहीं किए? नहीं, जिला स्तर के नहीं, प्रदेश स्तर की बात। प्रदेश स्तर के अभी किया हमने, तो 20 दिन पहले किया है। ऐसा, एक मिनट, एक का जवाब दे दूं, एक का जवाब दे दूं, एक मिनट आपका भी दूंगा। आप कह रहे हो हमने प्रदर्शन नहीं किए। 20 दिन पहले हमने प्रदर्शन किया, पंचायती राज के चुनाव कराने के लिए किया हमने। उससे पहले हमने जो है इनके जो खिलाड़ी हैं इनको जो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है उनको लेके किया। उससे पहले हमने पानी को लेके किया। उससे पहले हमने स्मार्ट मीटर को लेके किया। उससे पहले हमने कानून व्यवस्था को लेके किया। कब नहीं किया? आप देखिए ना जयपुर में जाके, रेगुलर हर इश्यूज पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हकीकत यह है कि न्यूज को वहीं दबा दिया जाता है, सिरोही तक आती नहीं, जयपुर में छपती है। आप पूछ लीजिए। सर, ओरण बचाओ को लेकर के आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस का है उस आंदोलन में? कांग्रेस पूरी तरह साथ है। हम नहीं, हमारे कांग्रेस के नेता लगातार ओरण बचाओ में जो धरना था बीकानेर के अंदर, हमारे सारे नेता मौजूद थे। हमने विधानसभा में उस चीज़ को उठाया। रतन जी लगातार टच में, संयम जी लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। और देखिए, विधानसभा में इन लोगों ने घोषणा की, वहां पे 3 मंत्रियों से जाके झूठ बुलवाया बीकानेर के अंदर कि हम इसके लिए कानून बना रहे हैं। चलती विधानसभा के अंदर कानून नहीं बनाया। तो ये तो काम इनका है। हमारी आवाज उठाने के बाद में, इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद में, मंत्रियों से झूठा आश्वासन दिलाने के बाद में, आज तक भी राजस्थान के अंदर खेजड़ी बचाने के लिए और ओरण बचाने के लिए कोई कानून नहीं लेके आए। बताइए आपको लगता है कि कांग्रेस जो है आवाज उठानी चाहिए, जिस स्तर से उठानी चाहिए, जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, वो निभा रही है? 100% उससे कहीं बखूबी से निभा रही है। आप पूछिए जनता से, हमने कौन सा इश्यू है जो नहीं उठाया? आदेश क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का इशू सर पिछले 2.5 सालों में आप कह रहे हैं आपने उठाया है? मैंने उठाया है। क्या अपडेट है सर? अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें घोटाले के जो वकील हैं वही लोग सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं और वही आरोपियों की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जयपुर के अंदर, विधानसभा में मैंने ये मामला उठाया है। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? क्या करें हम? इनका गला पकड़े जाके? हम तो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक रूप से विधानसभा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। विधानसभा में मैंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव जो घोटाला है उस मामले को उठाया है। उसके बाद मैंने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को उठाया है, और अभी 2-3 दिन पहले गहलोत साहब ने भी इस मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया है। तो और बताइए आप। राम जोरोका का मैटर विधानसभा आपने राम जोरोका क्यों नहीं के उठाया? बारे में बताया, उसमें मंत्री पुत्र के नाम आए और कांग्रेस ने यहाँ आंदोलन भी किया, लेकिन विधानसभा में पुरजोर तरीके से इस मामले को नहीं उठाया। नहीं, अब आगे उठाएंगे। अब कोई ये थोड़ी ना है कि विधानसभा कोई बंद हो गई है, अब फिर चलेगा सत्र। जब विधायक का, मंत्री का नाम आ गया, उनके पुत्र का नाम आ गया, कांग्रेस ने अभी तक उनसे इस्तीफा मांगने की जहमत नहीं। इस्तीफा दे कौन रहा है इस गवर्नमेंट में? मांगा क्या आपने सर? कौन दे रहा है? आप बता दीजिए। 12 साल में पाकिस्तान से आतंकी आकर यहाँ लोगों को मर्डर करके चले जाते हैं। 400 जवान हमारे जो है RDX से उड़ा दिए जाते हैं। गृह मंत्री की ड्यूटी नहीं बनती? कांग्रेस के राज में गृह मंत्री ने सिर्फ कपड़े चेंज कर लिए थे, इस्तीफा हो गया था। इस राज के अंदर केंद्रीय मंत्री पे बलात्कार के आरोप लगे, इस्तीफा हुआ। यूपी के मंत्री के ऊपर जो किसान आंदोलन के अंदर उसके बेटे ने किसानों को ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया, इस्तीफा हुआ। किस इस्तीफे की बात कर रहे हो? ये लोग कोई नियम कानून लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं क्या? तो इससे कैसे पाया जाएगा? पाएगा, जनता आएगी, मौका जब देगी इनका इलाज। मतलब आप मुगालते में हैं कि अगली बार सरकार आपकी बनेगी? 100% सरकार हमारी बनेगी, कोई मुगालते में नहीं है। सर, बीते दिन मदन राठौर जी का एक बयान आया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक नहीं हो सकते, नाटक करें, नौटंकी कर रहे हैं। आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, ये खुद के जो जैसा होता है ना वैसे उसको दूसरा नजर आता है। आज पूरी बीजेपी के अंदर जो नाटक चल रहा है, वसुंधरा जी को जो साइड लाइन करने के लिए लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, रोजाना तरीके अलग अलग रूप से ये जो काम कर रहे हैं, किसी से छुपा हुआ है क्या? गहलोत साहब, पायलट साहब, तो कल ही आपने फोटो देखी होगी, दिल्ली के अंदर दोनों मिल रहे हैं। उसी को लेकर उन्होंने कहा कि
नाटक। हाँ, तो ये नाटक तो बीजेपी वाले करते हैं, इसलिए इनको लगता है कि ये भी नाटक कर रहे होंगे। ये तो खुद बहुत बड़े नाटकबाज हैं। आप इनको किसी भी मुद्दे पे, किसी भी इशू पे देखोगे तो बीजेपी का मतलब ही यही है, नाटक कंपनी है सर, पूरी। आपने कहा कि मतलब कि हमने प्रदर्शन किए और वो खबरें बीजेपी दबा देती है या अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया पर ही आरोप लगा रहे हैं। मीडिया पे नहीं लगा रहा हूं मैं, मेरा मीडिया पे नहीं लगा रहा कहना है कि हूं। जब सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनका प्रदर्शन जमीनी स्तर पर दिखता था, आपका नहीं दिखा आज तक। आप इतने प्रदर्शन गिनाए आपने। देखिए, मैं फिर आपको, आप क्योंकि ये तय कर रखा है कि पुरानी चीज़ों को लेके आना है और उस चीज़ पे डिस्कस करना है। बात आपके सवाल पर नहीं ही नहीं, है। कोई नहीं, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ आपके आपको, सवाल पर ही है। मैं जवाब दे रहा हूँ। लोकतंत्र के अंदर जो सत्ता में होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, उसी से सवाल पूछा जाता है। ये नया तरीका अब जो आया है, अब जो नया तरीका है विधानसभा में भी ऐसा हो रहा है, यानी कांग्रेस राज में कोई गलती होती है तो कांग्रेस जिम्मेदार, और बीजेपी राज में भी कोई गलती हो जब भी कांग्रेस जिम्मेदार। ये तो मैंने यही देखा है। सर, आपने बोला कि जयपुर में प्रदर्शन हुए, यहाँ तक खबर नहीं आती, तो इसका क्या मतलब कांग्रेस खाली जयपुर में, सिरोही में कांग्रेस थी? भैया, आप फिर उस चीज को ले जा रहे हो। आप सिरोही में पूछ रहे हो, इसलिए मैंने कहा कि आपने जो पूछा, अगर आप जयपुर में होते तो आप नहीं पूछते कि हम प्रदर्शन नहीं कर रहे। हमने कौन से जिले में प्रदर्शन नहीं पूछ किया? रहे हैं इसलिए कि यहाँ प्रदर्शन नहीं होते। या अभी आपने कहा कि राम जरोखे को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया संयम जी ने। नहीं, जो प्रदर्शन जयपुर में होते हैं वो प्रदर्शन। फिर वही बात है, जो जयपुर में प्रदर्शन होता है तो वो सिरोही में कैसे होगा? ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। आप दोनों चीजें क्यों पूछ रहे हो? सवाल सर मेरा है कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव चल रहा है, कांग्रेस खुद को कहाँ खड़ा देखती है उसमें? कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, पहले से अच्छी स्थिति में हम आएंगे। सर पहले रिफाइनरी में कितने तक संभावना है? एक से तो ज्यादा ही आएगी। एक से ज्यादा है। सर रिफाइनरी में आग लगी, एक पुलिस ऑफिसर को उस पे सस्पेंड कर दिया गया, इस पर आप क्या देखते हैं? आपने उसमें कहा भी कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही दिखता है। सर आपका एक है इसमें वो तो कहावत मैंने इसलिए कही थी कि मुख्यमंत्री को जो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कि हमने बहुत अच्छा राजस्थान चला रखा है, राजस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो मैंने उस चीज़ को लेके कहा था। लेकिन रिफाइनरी में जिस प्रकार से एक एसएचओ को सस्पेंड किया गया है, उसके लिए मैंने कहा था कि क्या इस आगजनी का जो जिम्मेदार है वो एक एसएचओ है? क्या एक एसएचओ पे गाज डालने से या उसको सस्पेंड करने से पूरा पता चल जाएगा किसने क्या किया है? एसएचओ को सस्पेंड करो अगर उसकी गलती है तो। पर जो बड़े लोग हैं वहाँ तो डीजी तक जा रहे थे, आईजी और सारे सीनियर लोग, खुद चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी सब जा रहे थे, मंत्री सारा सब लवाजमा जा रहा था, भारत सरकार के लोग आ रहे थे, सब आ रहे थे, तो फिर एक एसएचओ ही क्यों? सर एक बड़ा मुद्दा है सिरोही का, कमलेश मेटाकास्ट वाला। उसमें बीजेपी के कई नेता आरोप लगा रहे हैं कि इसमें मंत्री जो है वो कंपनी को एनओसी दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर के बड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं। देखिए, अभी ये प्रकरण चल रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें मैंने लेटर भी लिखा है मुख्यमंत्री जी को, और इसमें हम चाहते हैं कि लोगों से राय की जाए, जनता से पूछा जाए, अन्याय वहाँ पे नहीं किया जाए। एक और चीज़ है, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, एक फैक्ट्री है जिसमें केमिकल डिस्पोज किया जा रहा था गुजरात से लाकर के, और आसपास के काफ़ी सारे एरिया का पानी खराब हो चुका है। ग्राउंड से जो आ रहा है पेट्रोल जैसा पानी आ रहा है, और लोग पी नहीं सकते, बाहर से लाकर के पी रहे हैं। उसमें किसी बीजेपी के नेता की फैक्ट्री है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, मैं आगे लोगों के लिए क्या कर सकता है विपक्ष? मैं उसकी आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा। ये लोग, बीजेपी के जो लोग हैं ना, ये सत्ता में रहने के लिए और पैसे कमाने के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। आज जिस प्रकार से ये, मैं पहले भी मैंने देखा है, कहीं सिरोही में, कभी पाली में, गुजरात से जो केमिकल युक्त पानी आता है टैंकरों में भर के जाता है, और वो मैं समझता हूँ कि एसिड से भी ज़्यादा खतरनाक है। उसको लोगों को पैसे देकर उनकी ज़मीन में डाल दिया जाता है या कुएं में डाल दिया जाता है। ये बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोगों की जान लेने के काम कर रहे हैं, तो इन पे तो मर्डर का मुकदमा दर्ज हो। ये तो जान लेने की कोशिश है। फैक्ट्री सीज हुई है, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तार कहाँ करते हैं लोग? कहाँ करते हैं गिरफ्तार? किसको किया है आप बताओ? झूठा साचा मुकदमा दर्ज करके कर देंगे? हाँ, अगर इसमें कोई विपक्ष का होता, बीजेपी के अलावा कोई आदमी होता, तब तक अरेस्ट हो चुका होता। आप ही पूछ लो। हाँ हाँ, कोई नहीं।
आपके बयान से माना जाए कि आने वाली विधानसभा में राम जरोगा का मुद्दा विधानसभा में सुनने को हमें मिलेगा? हाँ हाँ MLA उठेगा। भी पास में आ और रहे इसी को उठेगा। एड करते हैं, आप ओडाराम जी के कार्यकाल को अभी तक कैसे देखते हैं? उनका सीनियर लीडर होने, भले अपोजिशन के लीडर है सब तो भी। देखिए अभी तक तो कुछ नज़र ही नहीं आता, तो मैं कैसे देखूं? मेरे को लगता नहीं कि सरकार ने कोई जिम्मेदारी उनको दे रखी है। मंत्री का पद दिया हुआ है। पद तो इस सरकार में बहुत दे रखे हैं, काम किसको दे रहे? ये पहली ऐसी सरकार है, मैंने कल पाली में भी कहा था कि कार्यकर्ता की एमएलए नहीं सुनता, एमएलए की मंत्री नहीं सुनता, और मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं सुनता, और मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुनता। सर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हमेशा ये सवाल रहता है कि वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री होती तो राजस्थान की स्थिति सही होती या फिर कम से कम कार्यकर्ताओं की सुनी जाती, जिस तरीके से देखिए, मध्य प्रदेश और देखिए। हरियाणा में मुख्यमंत्री बदले गए। बीजेपी में बीजेपी की सुन कौन रहा है? जिन लोगों ने बीजेपी बनाई थी उन सबको ठिकाने लगा दिया है आज की तारीख में, जो फाउंडर मेंबर थे, चाहे वो राजस्थान में हो और चाहे हिंदुस्तान में हो। अब जो दो लोगों के हिसाब से पूरी बीजेपी चल रही है, आरएसएस के कुछ लोगों का उनको पूरा मामला है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। कौन बीजेपी को देख रहा है? बीजेपी वाले तो खुद ही बेचारे घूमते डोल रहे हैं। तो नया प्रयोग नुकसान होगा बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में? 100% राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आने वाले टाइम में देश के अंदर भी कांग्रेस की वसुंधरा सरकार राजे को बनेगी। साइडलाइन करने का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा। अब ये तो ये जाने इनका अंदरूनी मामला है।